हेलो डियर ऑफिसर्स, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अगर नहीं ठीक है तब भी ठीक है, क्योंकि आपको अपने आप को ठीक करना होगा। आज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप ऐसे मुकाम पर हैं, ऐसे मंजर पर हैं, जहाँ पर आपका सफ़र बहुत ज़रूरी है आपका ठीक होने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका जो स्वास्थ्य है, आपका कुछ भी है, वो बहुत ही ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। अपने आप को ठीक करिए। जैसे भी है, अगर आप ठीक हैं तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। आज जो हमें शुरुआत करना है वो है समुद्री जलधाराओं का पार्ट टू। पार्ट टू में हम क्या कवर करने वाले हैं, उससे पहले रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पार्ट वन में क्या कवर किया था। पार्ट वन में हमने कवर किया था कि महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उनका प्रवाह किस दिशा से किस तरफ होता है, और किस तरीके से कितने प्रकार की महासागरीय जलधाराएं पाई जाती हैं। उसमें हमने कनाडी की जलधारा, ब्राजील की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा और भी कई सारी जलधाराओं का अध्ययन किया था। आज इन्हीं जलधाराओं के अध्ययन को बढ़ाते हुए हम इनके कारकों पर चर्चा करेंगे कि ये जलधाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं या ये किन-किन कारकों पर निर्भर करती हैं। इन कारकों को निर्भर करती हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे और ये होगा आज महासागरीय जलधाराओं का पार्ट टू। इसका पार्ट थ्री भी आपको कल की क्लास में कराया जाएगा। और अगर आपको अभी तक इसकी क्लास की शेड्यूल नहीं मिली है तो आप हमारा इंस्टाग्राम या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ या फिर इमेज मिल जाएगी, जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी अगस्त में किस डेट को कौन सी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो ये था आज का सार। अब चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की, लेकिन उससे पहले हम कवर करेंगे समुद्री जलधाराओं को समझाइए। ये है आपका पुराना होमवर्क। ये आपको होमवर्क दिया गया था और ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप अपना होमवर्क करिए, इंस्टा पे सेंड करिए, या फिर आप टेलीग्राम पे तो नहीं कर पाएंगे, बट आप इंस्टा पे सेंड करिए, कमेंट में कर दीजिए, जो ऐसा भी हो, बट करिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर आपका मूल्यांकन होगा। और सबसे महत्वपूर्ण किसी कोचिंग के लिए जो होता है वो होता है कि किसी ऑफिसर का कॉपी का मूल्यांकन होता जाए और वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। आज टेस्ट में मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन वो क्लास के लास्ट में। चलिए, हमें शुरुआत करना है, समुद्री जलधाराओं को समझाना है। शब्द सीमा भी है, इसको सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, 150 शब्द है और ये मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। कैसे शुरुआत करेंगे? सबसे पहले आप अपना पुराना प्रस्तावना डाल लीजिए। अब आपको ये सोचना है कि हमें प्रस्तावना में क्या रखना है। तो समुद्री महाजलधाराओं को, सॉरी, महासागरीय जलधाराएं या समुद्री जलधाराओं को आपको पहले समझाना है। इसको समझाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? सबसे पहले आप जलधाराओं को डिफाइन करेंगे, जलधाराओं को आप परिभाषित करेंगे। कैसे परिभाषित करेंगे ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, हाँ मैं आपको हिंट जरूर दूंगा। परिभाषित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा कि जब किसी सागर या महासागर की जो धारा होती है, जो प्रवाह होता है, वो किसी एक निश्चित दिशा में और एक वेग ले ले अपना, तो वही जलधारा कहलाती है। और यही जब समुद्र में या महासागर में होता है ये प्रवाह, तो ऐसी प्रवाह को हम समुद्री जलधारा या महासागरीय जलधाराएं कहते हैं। इस तरह से आपका क्लियर हो जाएगा आपका प्रस्तावना वाला पार्ट। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा मुख्य भाग। मुख्य भाग, देखिए आपको ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि आपको याद रहे आप जो शब्द का प्रयोग करेंगे वो हर एक शब्द की कीमत होगी, और उन शब्दों को आपको इस हिसाब से सेट करना है कि 150 शब्दों में आ जाए। तो हमें शब्दों का भी ध्यान रखना है, हमें साथ में शब्दों के चयन का और शब्द सीमा के हिसाब से भी चीजों का ध्यान रखना है। इसीलिए हमें ज्यादा नहीं लिखना है प्रस्तावना में। प्रस्तावना आप 2 से 3 लाइन की दे सकते हैं अगर 150 शब्दों की है। अब आते हैं मुख्य भाग में। जब हम मुख्य भाग में आते हैं तो आपको समुद्री जलधाराएं या फिर महासागरीय जलधाराओं को समझाते हुए एक बात बतानी है कि ये कैसे उत्पन्न होते हैं। ये कैसे उत्पन्न होते हैं? अब देखिए, इनके उत्पन्न होने के पीछे आपने एक कारण पढ़ा था, और वो था पृथ्वी का घूर्णन। कैसे पृथ्वी का घूर्णन इन्हें प्रभावित करता है। आज तो आप इसका एक कारण बता लेंगे, आज अपने आंसर में आप इसको लिखिएगा, पृथ्वी का घूर्णन।
लेकिन आज के बाद जब आप दोबारा लिखिएगा आज की क्लास लेने के बाद, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके आज 9 फैक्टर कम से कम जानेंगे कि ये जो जलधाराएं होती हैं महासागरीय, ये कैसे उत्पन्न होती हैं। इनको जानने के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं। इसके बाद साथ में आप ये भी बताइएगा कि जो जलधाराएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। वो 2 प्रकार की कौन-कौन सी हैं, आप उनका नाम भी लीजिएगा। गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं। जब आप गर्म जलधाराएं बताइएगा और ठंडी जलधाराएं बताइएगा, तो यहाँ पर कुछ आप एग्जाम्पल्स भी दीजिएगा, यानी उदाहरण दीजिएगा। इन दोनों के ही उदाहरण दीजिएगा। ब्राजील की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, क्यूरोशियो की जलधारा, ओयोशियो की जलधारा। ये जितनी जलधाराएं हैं, आप इनमें से 2 या 3 का नाम अवश्य दीजिएगा। इससे आपका जो मुख्य भाग होगा वो एक अत्यंत आकर्षक बनेगा। पीछे कारण क्या है? क्योंकि आप हर एक चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद जब आप बता लेंगे, तो आप यहाँ पर महासागरीय परिसंचरण का भी थोड़ा सा विवरण देंगे। याद रहे, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, थोड़ा सा, अधिक आपको नहीं विवरण देना है, थोड़ा सा महासागरीय परिसंचरण का आपको विवरण देना है। परिसंचरण का आपको विवरण देना है। जब आप महासागरीय परिसंचरण का विवरण देंगे, तो आप उस फिगर को अवश्य बना दीजिएगा जो मैंने आपको बताया था। मान लीजिए पॉइंट P है और मान लीजिए पॉइंट Q है, ये, और ये रहा आपका बॉटम यानी कि नितल। ऐसे में कैसे यहाँ से धाराएं उठती हैं और इस तरीके से इस दिशा में जाती हैं। यहाँ पर दबाव अधिक पड़ने के कारण नितल पर बैठ जाती हैं। नितल पर बैठने के कारण ये फिर से पी की दिशा में जाती हैं और किस तरह से ये महासागरीय परिसंचरण चलता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि इसमें आपसे बहुत सारी चीजें छिपे रूप में पूछी हुई हैं। तो इस तरीके से लगभग लगभग आपका मुख्य भाग कंप्लीट होगा। लेकिन याद रहे, अभी मुख्य भाग जो आप लिख रहे हैं ये पूर्ण नहीं है, ये पूर्ण नहीं है। अब आप मुझसे प्रश्न पूछे, सर कि अगर पूर्ण नहीं तो आप इसे पूर्ण क्यों नहीं कर रहे? देखिए, मैंने आपको कई बार बताया कि मेरी क्लास को जो टारगेट होता है वो होता है कि आपके मस्तिष्क को खोलना, आपके बुद्धि को खोलना, उसको चलने देने की कोशिश करना। पूछिए ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप यही नहीं समझ पाएंगे कि जो समुद्री महा जलधाराएं हैं, समुद्री जलधाराएं हैं या महासागरीय जलधाराएं हैं, इनके बारे में हम खुद से कैसे लिखें, इनके बारे में जब हम पूरा अध्ययन कर लें तब कैसे लिखें, जब हम अध्ययन नहीं किए हैं तब कैसे लिखें, इन सारी चीजों का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि आपने जब एक यूनिट पढ़ी है तो आप इस प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखेंगे। जब आप तीनों यूनिट पढ़ लेंगे तब आप इस प्रश्न का जो उत्तर लिखेंगे वो आज से कम 4 से 6 गुना अच्छा होगा। तो आज आपको प्रैक्टिस करनी है। वैसे ये प्रैक्टिस आपको पहले ही करनी थी लेकिन आपने नहीं की। चलिए, इसके बाद आपको उपसंहार करना होगा, या फिर आप निष्कर्ष कह लीजिए, उपसंहार या फिर निष्कर्ष, जो भी आपको इसमें हेडिंग डालनी हो वो आप डाल लीजिएगा। अब देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें आप बताएंगे कि जो महासागरीय जलधाराएं होती हैं उनके क्या सकारात्मक प्रभाव है, क्या सकारात्मक प्रभाव है और क्या नकारात्मक प्रभाव है। प्रश्न ये उठेगा कि सर आपने तो अभी तक पढ़ाया नहीं कि महासागरीय जलधाराओं का सकारात्मक प्रभाव क्या है और नकारात्मक प्रभाव क्या है। तो मैं कह रहा हूँ जी हाँ, हमने नहीं पढ़ाया और अभी भी हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो क्लास है ये यूनिट 3 में है, यानी कि आप इसे कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज दूसरी यूनिट है, आज पहले दूसरी यूनिट को कवर करेंगे। यहाँ पर हम लगभग हर एक कारक को समझेंगे कि महासागरीय जलधाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं। अगर आपको पहले से आइडिया है या आप किताब से पढ़कर आंसर देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा, अच्छा लगेगा हमें, और ये आपके लिए भी बहुत आवश्यक है कि आप बुक का अध्ययन करते रहें। चलिए, अब शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। ये था आपका प्रीवियस होमवर्क से। अगर आप, हाँ एक चीज और, अगर आप ऐसा लिख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप 10 में से 3 नंबर पा जाएंगे। देखिए, हंसने वाली बात नहीं है कि 10 में से 3 नंबर। मैं बार बार बोलता हूँ, ये यूपीएससी का पेपर है, आपकी क्लास 10th का नहीं है कि 10 में 10 क्यों नहीं मिला, 10 में 9.5 क्यों नहीं मिला। ये 12th का भी पेपर नहीं है कि आपको 10 में से 9.5 या 9 मिल जाए। ये ग्रेजुएशन का भी पेपर नहीं है कि 10 में से आप 80-90 मार्क्स पा जाए। ठीक है,
ये है यूपीएससी आईएएस का पेपर, सिविल सर्विस एग्जाम का पेपर है। यहाँ पर आप अगर 5 नंबर भी पाते हैं तो आप टॉपर की लिस्ट में आ जाते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्या है? क्योंकि यहाँ पर आप जो शब्द लिखते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक-एक शब्द की चीज़ें देखी जाती हैं। ये नहीं कि आपने किताब की कोई चीज़ें उठाई और ला करके यहाँ पर रख दी। शब्दों का ध्यान रखना है, आपको जो विचार रखना है वो अपना रखना है, स्वतंत्र होना चाहिए। चलिए, आगे शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज का जो कार्यक्रम शुरू होता है, वो दूसरे कारक से होता है कि महासागरीय धाराओं की जो उत्पत्ति है या महासागरीय धाराओं पर क्या डिपेंड करता है, क्या परिस्थिति पैदा होती है जब उनकी लवणता कम हो या ज़्यादा हो। पहला कारक हमने पृथ्वी का घूर्णन पढ़ा था। अगर आपको याद नहीं है या आप भूल गए हो तो पहले वाली वीडियो को फिर से देख लेना। प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी, बनी बनी हुई है और यहाँ पर आपको एक आई बटन दिख रहा हो। आई बटन पे भी क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए समझते हैं कि महासागरीय धाराओं की लवणता कैसे महासागरीय जल धाराओं की जल धाराओं पर अलग अलग प्रभाव डालती है। मान लीजिए कि ये है आपकी महासागर, ये रहा आपका एक महासागर। अब सागर भी मान लीजिए महासागर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी के लिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि ये है बिंदु पी, आप ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मान लीजिए है बिंदु क्यू। मैं बिंदु लिखना छोड़ देता हूँ, केवल क्यू लिखता हूँ। ओके, इसको इरेज कर दूं जिससे जगह बचे। ओके, जगह बचेगा तो फिर समझने में आसानी होगी। और देखिए नोट्स आप ऐसे ही बनाइए, 20 दिन बाद आप नोट्स को पढ़िएगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं क्यों बोलता हूँ इस तरह नोट्स बनाने को। तो देखिए मान लीजिए ये है बिंदु P और ये है बिंदु Q। अब अगर आप देखिए बिंदु P पर हम मान लें कि जो आपकी लवणता है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा अधिक है। अब बिंदु Q पर हम मान लें कि जो लवणता है वो कम है। अब देखिए अगर लवणता ज्यादा होगी, ऐसे में क्या होगा, जो आपका पानी होगा, एकदम सिंपल शब्दों में समझिए। अगर आपके पास 2 गिलास पानी है, 2 गिलास हाँ 2 गिलास पानी है, 1 गिलास में आपने नमक घोल के मिला दिया है और 1 गिलास आपका सिर्फ ऐसे ही है। आप बताइए जो ज़्यादा गाढ़ा पानी होगा वो कौन-सा होगा? सिंपल सा उत्तर है जिसमें नमक ज़्यादा मिला होगा। तो ऐसे जो पानी होते हैं इनका जो सांद्रता होता है, अब सांद्रता अगर आप नहीं समझ पाए तो कहिए गाढ़ापन। क्या? गाढ़ापन। जिनका गाढ़ापन ज़्यादा होगा, ज़ाहिर-सी बात है वो कैसे होंगे? वो भारी होंगे। और जो जहाँ का जलधारा भारी होगा, जाहिर सी बात है कि वो नीचे बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? आज हम इन्हीं का अध्ययन करने वाले हैं कि कैसे अलग अलग कारक महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति करते हैं। अगर ये जलधाराएं नीचे बैठ जाएंगी तो इसका मतलब है कि समुद्र का जो जल स्तर है, समुद्र महासागर आप अपने स्तर पर सुधार सकते हैं। समुद्र का जो जल स्तर है वो क्या होगा, घट जाएगा। समझ रहे हैं ना कैसे? लवणता अधिक होगी तो क्या होगा, सांद्रता का जो सांद्रता है या जो गाढ़ापन है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, जो चीजें हैं वो भारी होके नीचे बैठ जाएंगी और नीचे बैठेंगी तो समुद्र का जो जल स्तर है वो पहले से डाउन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्यू बिंदु है और क्यू बिंदु पर आप मान लीजिए, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, बस आपको अटेंटिवली बैठना है पेशेंस के साथ। अगर मानिए यहाँ का जो सांद्रता है या जो गाढ़ापन है ये मान लीजिए कम है, ये क्या है, ये सॉरी लवणता कम है तो जाहिर सी बात है कि इसका सांद्रता और गाढ़ापन कम होगा। ये कम होगा तो ये क्या होगा, सामान्यतः हल्का होगा। इसके कंपैरिजन में याद रहे, मैं इसके कंपैरिजन बिंदु पी के बता रहा हूँ। अगर ये हल्का होगा तो जाहिर सी बात है कि इसका जो पानी होगा यानी जो जल होगा वो ऊपर की तरफ ही रहेगा, ऊपर की तरफ ही रहेगा। ऊपर की तरफ का क्या संदर्भ है यहाँ पे, ऊपर की तरफ का संदर्भ है कि ये नीचे नहीं बैठेगा पी वाले बिंदु के मुकाबले। इसका मतलब है कि इसका जो समुद्री जल स्तर है वो उच्च होगा, समुद्री जल स्तर उच्च होगा। अब ये आपका काम है, आप बताइए मुझे चैट में जब तक मैं बता रहा हूं, आप बताइए कि अब जो जलधारा है वो कहां से कहां की तरफ बहेगी।
आपके पास 3 सेकंड है। 1, 2 और समय समाप्त। देखिए, जो जलधारा है, क्योंकि यहाँ पर जो पानी है, पानी का लेवल लगभग यहाँ पर आ चुका है। मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया है, और जबकि इसका जो स्तर है वो ऊपर अभी बना हुआ है। यानी कि जो जल स्तर जहाँ का ऊँचा होगा और जहाँ का नीचा होगा, तो पानी क्या होगा? ऊपर वाले से नीचे की तरफ बहेगा। यानी कि जो जलधारा की दिशा है वो इस तरफ होगी। अगर इसे हम पूर्व मान लें और इसे हम पश्चिम मान लें, तो आप देखेंगे जलधारा की दिशा होगी वो पूर्व से पश्चिम होगी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यूपीएससी ऐसे कई बार प्रश्न पूछता है कि अगर लवणता ज्यादा होगी तो जलधारा की दिशा किस से किस तरफ होगी। तो आपको बिंदु दे देगा और पूछेगा कि बताइए, या आपको किन्हीं दो महासागरों का नाम दे देगा और पूछेगा इसमें कौन से कारक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको लवणता पर समझ में आया होगा। इसमें कुछ सिंपल, कुछ टफ नहीं है, एकदम सिंपल है। लवणता क्या करती है? सांद्रता को बढ़ा देती है। सांद्रता बढ़ेगा यानी गाढ़ापन बढ़ेगा, गाढ़ापन बढ़ेगा तो वो भारी होगी, भारी होगी तो नीचे बैठेगी, नीचे बैठेगी तो समुद्र जल स्तर कम होगा। और इसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट आप क्यू पे भी लगा दीजिए। कम होगा तो गाढ़ापन कम होगा, गाढ़ापन कम होगा तो हल्का होगा, हल्का होगा तो ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा तो जल स्तर भी ऊपर होगा। तो बिंदु पी पर कम है और क्यू पर ज्यादा है, तो जो पानी का दिशा है वो इस तरफ हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए तो क्यों ना कुछ एग्जाम्पल देख लिए जाए कि ऐसे एग्जाम्पल कहाँ पर मिलते हैं। देखिए, पहले मैं पेन को चेंज कर लूँ और पेन में लेता हूँ रेड। अगर आप देखिए गल्फ, वेट, एक मिनट, हाँ, अगर आप गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को देखिए तो ये इस तरह का है। यहाँ पर बिंदु जो आपको यहाँ दिख रहा है, एक मिनट, यहाँ देखिए, जहाँ लवणता कम है यानी कि वहां पर समुद्र जल स्तर क्या है? बैठा हुआ है। और जहां लवणता, सॉरी, जहां लवणता अधिक है वहां समुद्र जल स्तर बैठा हुआ है। जहां लवणता कम है वहां पर समुद्री जल स्तर बढ़ा हुआ है। यानी कि जो जहां से प्रवाह शुरू होगा वहां पर जो लवणता है आपकी क्या होगी? कम होगी। यानी कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो विषुवत रेखा से शुरू हो रहा है, एक मिनट, कहाँ गया, जो ये विषुवत रेखा से शुरू हो रहा है इस बिंदु से, यहाँ पर जो लवणता है वो क्या है? कम है। और ये कम लवणता वाली कहाँ जा रही है? अधिक लवणता की तरफ, यानी विषुवत रेखा से आप क्या, ध्रुवों की तरफ जा रही है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। ब्राजील की जलधारा को भी देखिए तो ब्राजील में आपको मिलेगा कि ये भी विषुवत रेखा के पास है। एक संदर्भ हम निकाल पा रहे हैं, यानी जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है, वहां सामान्यता, ये शब्द मत भूलिएगा जो मैं बोल रहा हूं, सामान्यता जो आपकी लवणता है वो क्या होती है? कम पाई जाती है, लवणता कम होती है। तभी देखिए ब्राजील की, कहाँ गया मार्कर, वेट, हाँ, ब्राजील की जो जलधारा है वो क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से आप कुरोशियो की महाजलधारा को देखिए, ये भी कहाँ से शुरू हुआ है? उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, देखिए मैंने गोल गोल कर दिया है। क्यूरोशियो की जो जलधारा है वो भी विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रही है। ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को देखिए, ये भी विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रही है। आज की क्लास में आप इतनी बार इन जलधाराओं का नाम सुनेंगे, इतनी बार इनको फिगर आप देखेंगे कि आपको याद हो जाएगा, अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो। प्रश्न ये भी है कि कौन सी जलधारा गर्म है यहाँ पर और कौन सी ठंडी, वेट, कौन सी जलधाराएं गर्म गर्म है और कौन सी ठंडी? देखिए आपको याद होगा गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम कहाँ से जा रही है? विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ। मैंने बताया था विषुवत रेखा से जो ध्रुव की तरफ जाती है वो अपने आप गर्म जलधाराएं होती हैं। यानी कि गल्फ स्ट्रीम गर्म है, कुरोशियो भी गर्म है। आप देखिए ये कुरोशियो भी क्या है? गर्म है। ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भी गर्म जलधारा है और ब्राजील की जलधारा भी गर्म ही है। यानी कि ये जो लवणता वाले कॉन्सेप्ट पे जो जलधाराएं हैं लगभग लगभग सब गर्म ही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर।
अगला जो कारक है वो है तीसरा कारक। तीसरा कारक में कौन है? महासागरीय धारा का तापमान। देखिए फिर से बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप बना लीजिए एक सागर या महासागर, आप जो भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज आपको मैं बताना भूल गया कि आपको लिए ये कंडीशन अप्लाई होगी, इसके लिए एक शर्त है। वो शर्त क्या है? शर्त ये है कि यदि अन्य सभी कारक स्थिर हो। अन्य सभी कारक स्थिर हो। अन्य सभी कारक का मतलब क्या है कि हम मान रहे हैं कि जो तापमान बिंदु P पर है वही तापमान बिंदु Q पर है। हम ये भी मान रहे हैं कि जो गुरुत्व बिंदु P पर है वही बिंदु Q पर भी है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन लगभग में हम मान रहे हैं, तभी ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अवधारणा है, अप्लाई होगा, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही सारे केसेस में होगा। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। शर्त क्या है? शर्त है आपकी, यदि अन्य सभी स्थिर हो, यदि अन्य सभी कारक स्थिर हो। ये महत्वपूर्ण लाइन है। अगर आप ये भूल जाते हैं और यूपीएससी इसे से आपको फंसा सकता है। यदि अन्य सभी कारक स्थिर हो, इसको भूलिएगा मत। चले, तीसरा कारक है महासागरीय धारा का तापमान। फिर से हम मान लेते हैं यहाँ पर है क्या? बिंदु P। यहाँ मान लेते हैं बिंदु P और यहाँ मान लेते हैं बिंदु Q। बिंदु P पर मान लेते हैं कि कहाँ गया मार्कर? ओके, बिंदु P पर मान लेते हैं कि जो आपका तापमान है वो क्या है? अधिक। अब देखिए, अगर तापमान अधिक है तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आप घनत्व नहीं समझ पा रहे तो घनत्व का मतलब है घनापन। देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने क्लास 1-2 में पढ़ा भी होगा। जब आप पढ़ते ठोस, द्रव, गैस या सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसमें दिखाते हैं कि अगर हम सॉलिड को गर्म कर दे तो उसके जो अणु होते हैं वो दूर दूर चले जाते हैं। यानी कि जो उनका घनापन है वो अब पहले के मुकाबले कम हो गया। अब वो किसके वजह से हुआ? तापमान की वजह से। यानी कि अगर हम तापमान को बढ़ा दें, अगर किसी बिंदु यानी P पर तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है, तो वहां पर जो घनत्व होगा, घनत्व क्या होगा? कम हो जाएगा। एक मिनट ऐसे रुकिएगा, एक मिनट, बैकग्राउंड नॉइस है। वेट वेट वेट, सिंगल मिनट, एक मिनट का समय दीजिए। उम्मीद है अब आपको बैकग्राउंड नॉइस नहीं आ रही होगी। काफी ज्यादा था, अभी मैंने कम करवा दिया। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये ऐसे बीच बीच में दिक्कत इसलिए आ जाती है क्योंकि मैं अभी स्टूडियो पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं घर से पढ़ा रहा हूँ। तो आपको पता है कि घर में और तरह के भी काम होते हैं, तो वो सब भी देखना पड़ता है। इसलिए कभी कभी आपको एक एक दो दो मिनट का गैप दिख सकता है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि ऐसा ना हो। चलिए, हम बात कर रहे थे तापमान की, कि अगर तापमान आपका क्या होगा? अधिक होगा। अगर आपका तापमान अधिक होता है तो जो आपका घनत्व होगा वो क्या होगा? कम। अभी अभी मैंने एक्सप्लेनेशन किया। अब एक बात बताइए, अगर घनापन कम होगा और ये दूर दूर होंगे, इनके जो अणु है वो आपस में दूर दूर होंगे, ऐसे में क्या ये भारी हो पाएंगे? तो उत्तर है जी नहीं। भारी नहीं होंगे तो क्या होंगे? हल्के। यानी ऐसे जब हल्के होंगे तो ऐसी स्थिति में जो इनका समुद्री जल स्तर है, समुद्री या महासागरीय जल स्तर, आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या होगा? पहले के मुकाबले उच्च होगा। बात समझ में आई? आप अगर समझिए कि यहाँ पर बिंदु Q है और यहाँ पर जो तापमान है वो क्या है? कम है। अगर तापमान कम है तो समझिए, जहाँ तापमान कम होता है वहां पर जो अणु होते हैं वो आपस में एक दूसरे के पास पास रहते हैं,
और सिंपल में समझना है, तापमान कम होता है ठंडियों में तो आप रजाई में एकदम, जिसको सामान्य शब्दों में बोलते हैं बटुर के, है ना, आप बटुर के बैठना चाहते हैं, और या फिर आप एकदम सिकुड़ के जो है लेटना चाहते हैं रजाई को तान करके। तो ये होता है तापमान के कम होने पर। यानी कि तापमान के कम होने पर क्या होगा, घनत्व जो होता है वो बढ़ जाता है। आप बताइए, अगर घनत्व बढ़ेगा तो वहां का पर्टिकुलर का जो द्रव्यमान होगा, यानी कि जो भारीपन होगा, वो भारीपन बढ़ जाएगा। जब भारीपन बढ़ेगा तो जो समुद्री जल स्तर है वो क्या होगा, अपने आप कम हो जाएगा। अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो ईमानदारी से बता दीजिए, लाइव चैट में आप ही लोग के लिए मैंने एक टीम मेंबर को हायर किया है, जो वहां पर बैठे रहते हैं, आपका रिप्लाई करते हैं। आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आपको कुछ भी यस नो का डाउट हो तो वो भी बोलिएगा, करिएगा। समझ में नहीं आई है तो बोलिए नो, जिससे मैं आपका जो डाउट है वो संडे क्लास में ले लूँ। अगर आपके पास कोई भी सुझाव होता है तो उसको भी आप लाइव चैट में बोला करिए। और सबसे पहली बात, अगर आप प्रेजेंट हो तो सबसे पहले प्रेजेंट बोल दो। लाइव चैट यहीं बगल में चल रहा होगा, क्लिक करो लाइव चैट पे, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, यस सर नो सर बोलो। अगर आप ऑफलाइन देख रहे हो तब तो क्या ही कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना। चलो, फिर हम देख रहे थे कि जो तापमान यहाँ अधिक है तो घनत्व तो कम हो गया, समुद्र जल स्तर अधिक हो गया। और यहाँ पर इसका वाइस वर्सा, यानी कि जस्ट अपोजिट। अब हुआ क्या इससे, वेट, अब हम फिर से लेते हैं। अब आप बताइए कि यहाँ का जो सब क्यू बिंदु क्यू है, कहाँ गया, ओके, हाँ, ये जो बिंदु क्यू है यहाँ पर समुद्री जल स्तर क्या है, कम है। और ये जो आपका बिंदु P दिख रहा है यहाँ पर समुद्री जल स्तर अधिक है। एकदम सिंपल से सोचिए, अब जो धारा की जो जल धारा है वो कहाँ से कहाँ प्रवाह होगी। जाहिर सी बात है, जल स्तर बिंदु P पर ज्यादा है, जल धारा है वो बिंदु P से Q की ओर प्रवाहित होगी। तो इसका जो उत्तर होगा, वेट, इसका जो उत्तर होगा वो है बिंदु P से Q की तरफ। बड़ा ही सिंपल और महत्वपूर्ण कारक था ये। आते हैं इसके उदाहरण पे, तो जरा उदाहरण को देख लीजिए। जैसे ब्राजील की जलधारा है, वेट, अब देखिए आप ब्राजील को यहाँ फिर से पा रहे होंगे। ब्राजील क्या कर रहा है, विषुवत रेखा पर है और विषुवत रेखा के आसपास है, और जा कहाँ रहा है, ध्रुवीय रेखाओं के आसपास। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर प्रीवियस पे देखें तो हमने क्या बोला था, जहां तापमान अधिक होगा वहां पर घनत्व तो कम होगा, यानी समुद्री जल स्तर अधिक होगा। आप एक बात बताइए, आपको खुद ही पता होगा कि विषुवत रेखा पर तापमान क्या होता है, सामान्य के मुकाबले अधिक होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की प्रकाश डायरेक्ट पड़ती है। यानी आप कह सकते हैं तापमान अधिक कहाँ होता है, विषुवत रेखाओं के आसपास। यहाँ बस विषुवत रेखा लिख देता हूँ, इसको आप अपने ऐसे नोट्स में उतार के रख लीजिएगा। ऐसे ही नोट्स बनाइए, इसी तरीके से आप अच्छा बना पाएंगे। और साथ में एटलस लेके जरूर बैठा करिए। अगर मान लीजिए बाई चांस आपको ये फिगर ठीक से ना दिख रहा हो तो आप एटलस में देखते रहा करिए। यही एक तरीका है, यही एकमात्र तरीका है आपके सिलेक्शन के लिए। याद रहे, ज्योग्राफी इज द की ऑफ सिलेक्शन एज वेल एज रिजेक्शन। ज्योग्राफी आपके सिलेक्शन की चाबी भी है और यही आपके रिजेक्शन की भी चाबी है। तो आप ये समझिए कि आप इस चाबी से क्या करवाना चाहते हैं, अपना सिलेक्शन या फिर रिजेक्शन। तो देखिए, ब्राजील की जलधारा आपको यहाँ पे एग्जाम्पल मिल जाता है। और भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, लेकिन मैं ये आपको देता हूँ होमवर्क कि आप 2-3 जलधाराओं को और पता करिए। देखिए, सामान्य शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने हिंट दे दिया, विषुवत रेखा। अभी आपकी जिम्मेदारी है पता लगाइए और कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। आता है अगला नेक्स्ट फैक्टर, वेट, नेक्स्ट फैक्टर है जो है आपका चौथा कारक। इसमें क्या कर रहा है, महासागरीय धाराओं का वायु दाब। बहुत आसानी से समझना है बिना किसी टेंशन के लिए। ठीक, मान लीजिए ये है आपकी जलधाराएं। अब ये जलधाराएं महासागर की हो या समुद्र की हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। और आप शर्त याद रखे रहिएगा, मैं बार बार शर्त लिखूंगा नहीं। शर्त यही है कि अन्य सभी कारक, यानी जो पिछले हुए या जो आने वाले हैं, उनको समान रहना है, जो कि लगभग ना के बराबर होता है। ऐसी परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी नहीं। ऐसे समझ लीजिए, जो आपके कानपुर का तापमान है वो जरूरी नहीं है कि गाजियाबाद का भी हो, अंतर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब ये अंतर बहुत कम होता है
तो वहां पर हम उसको नेग्लेक्ट मान सकते हैं, नेग्लेजिबल, ठीक है, नगण्य जिसको बोलते हैं। चलिए अब देखिए, हम बात कर रहे थे एक चीज और, कुछ बच्चे फिर से मुझे पूछते हैं कि सर आप इस क्लास में इतना हिंदी क्यों बोलते हो, माना हम हिंदी माध्यम के बच्चे हैं लेकिन आप हिंदी क्यों बोलते हो इतना। इसके पीछे कारण भी है दोस्तों, दोस्तों नहीं ऑफिसर्स, इसके पीछे कारण है ऑफिसर्स। कारण ये है कि अगर आप अपने शब्दों का जो चयन है बोलते वक्त ऑफिसर्स की तरह ट्रीट करोगे, लिखन लेखन की तरह ट्रीट करोगे अपने आप को, ऐसे में जब आप मेंस आंसर राइटिंग करोगे ना, आपने के जो विचार हैं वो साफ साफ आपकी आंसर राइटिंग में झलकेंगे। और जब वो झलकेंगे ना, तब जो एग्जामिनर होगा वो कहेगा कि हाँ मुझे इस ऑफिसर को मार्क्स देना चाहिए, तभी मार्क्स आपको ढेर सारे मिलेंगे, अन्यथा आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। अब मुझे भी पता है अन्यथा को अदरवाइज बोलते हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने कम हिंदी के ओ सॉरी जितने अंग्रेजी के कम शब्द हो सके मैं बोलूँ। हाँ, साथ में मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश बताते रहूंगा कि आप जानते रहो, लेकिन मेन आंसर राइटिंग के लिए ये बहुत जरूरी है। अब इंग्लिश की बात थी तो एक चीज और बता देता हूँ, उम्मीद है आपको पता होगा बट ठीक है बता देता हूँ। वायु दाब को बोलते हैं एयर प्रेशर, उम्मीद है पता होगा, नहीं पता होगा तो अब पता चल गया होगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि अब प्रश्न उठता है कि एयर प्रेशर क्या है। पहले मान लेते हैं यहाँ पर है बिंदु P और यहाँ पर है बिंदु Q। आप हमेशा बिंदु P पर कोई भी चीज अधिक रखिएगा और बिंदु Q पर कम रखिएगा, इससे आपको हर एक चीज क्लियर रहेगी एक पैटर्न में। देखिए एयर प्रेशर का मतलब क्या होता है, पहले समझिए प्रेशर का मतलब क्या होता है। देखिए मैं आपको भौतिक के हिसाब से नहीं समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल वे में। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा हाथ है और इस पर मैं डायरेक्ट बल लगाते चले जाऊं एकदम सीधे तरीके से, तो इसे हम बोलते हैं प्रेशर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्या कहा मैंने। ये मेरा हाथ है यानी हथेली है और इस पर मैं ऐसे बल लगाते चले जाऊं ऐसी दिशा में, ऐसे में हम बोलेंगे कि हम इस पे क्या लगा रहे हैं, अपने हथेली पर प्रेशर। बल नहीं बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे जब आप इस तरह से लगाएंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई। हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर चारों तरफ वायुमंडल है, जिसके बारे में आपको पहले भी पता है। ये वायुमंडल हमारे पृथ्वी पर हमेशा कुछ ना कुछ बल लगाते रहते हैं, वो भी ऐसे खड़े खड़े यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में। मान लीजिए कि कहाँ गया, मान लीजिए ये है आपकी पृथ्वी, यहाँ पर है एयर, और ये एयर क्या करते हैं इस तरीके से पृथ्वी की सतह पर बल लगाते रहते हैं। पृथ्वी की सतह कुछ भी हो सकती है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो ये जो पृथ्वी की जो सतह पर ये बल लगाते हैं, ऐसे बल को हम बल ना बोल करके बोलते हैं वायु दाब। क्यों वायु दाब, क्योंकि ये जो दाब है ये वायु के द्वारा लग रहा है। उम्मीद है अगर आपको वायु दाब का कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर था तो अब ये अवधारणा आपको क्लियर है। मान लीजिए कि बिंदु ये पी है, मान लीजिए बिंदु पी है, बिंदु पी पर जो आपका वायु दाब है वो क्या है, अधिक है। वायु दाब क्या है, अधिक। देखिए मैं अधिक नहीं लिखता, ऐसे एरो बना देता हूँ, उम्मीद है आप समझ जाएंगे। ये वायु दाब यहाँ पर क्या है, अधिक। एक बात बताइए, अगर यहाँ पर वायु दाब अधिक होगा तो जो जल स्तर है वो क्या है, जो जल का पानी है, सॉरी जो महासागरीय का जल है वो क्या होगा, अपने आप नीचे की ओर थोड़ा थोड़ा धसेगा। अब अगर धसेगा तो यानी कि जल स्तर क्या होगा वहां पर, कम होगा। अब इसको आप समुद्री जल स्तर भी कह सकते हो और महासागरीय जल स्तर भी कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो पानी होगा वो थोड़ा सा जल स्तर कम हो जाएगा। बिंदु क्यू पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वायु दाब है, यहाँ पर वायु दाब क्या है, कम है। अगर यहाँ वायु दाब कम है यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी यहाँ पर अधिक दाब नहीं, सॉरी वायु यहाँ पर अधिक दाब नहीं लगाएगा। यानी कि जो समुद्र का जो जल स्तर है, याद रहे समुद्र महासागर ये आपके ऊपर है, आप कुछ भी सेट कर लीजिए अभी के लिए, बाद में आपको अंतर पता चलते रहेगा। इनका जो जल स्तर है वो क्या होगा, अब अपने आप बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वायु है अधिक दाब नहीं लगा रही है। और सिंपल वे में समझना है, आप याद करिए, आप कभी ना कभी आपके घर में एक कचरा बॉक्स रखा होगा जिसको हम डस्टबिन बॉक्स बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आपको सामान और डालना है तो आप क्या करते हो, किसी चीज से उसको प्रेस कर देते हो। इससे क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वहां पे, जो वस्तुएं होती हैं वो दब जाती हैं और बैठ जाती हैं। इससे आपका जो स्तर है ऊपर का थोड़ा सा बढ़ जाता है, आप वहां पर और चीजें डाल सकते हो। तो यानी कि जहां वायु दाब अधिक है वहां पर जल स्तर कम होगा और जहां वायु दाब कम है वहां जल स्तर अधिक होगा।
अब मैं फिर से पेन को चेंज करता हूँ, पेन नहीं चेंज करूंगा यानी कलर चेंज कर देता हूँ। अब देखिए आपको पता है कि जहां जल स्तर ज्यादा होगा, जहां जल स्तर कम होगा, पानी किस दिशा में आएगा? जल स्तर जहां अधिक है कम की तरफ। तो भाई सॉरी मतलब डियर ऑफिसर्स, यहाँ पर जल स्तर क्या है? अधिक है। अब जल स्तर अधिक है तो ये कम जल स्तर की ओर क्या करेंगे? अपने प्रवाह को जारी रखेंगे। यानी इस बार जो आपका प्रवाह है वो Q से P की तरफ है, Q से P की तरफ है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, अगर आ गई है तो चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे आप देखिए क्यूरोशियो की वेट, इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं एक चीज और देखिए। यहाँ एक मिनट, ये पेन दिखता ही नहीं है, ओके। यहाँ देखिए वायु दाब कम था तो क्या हुआ? जल स्तर बढ़ गया। यानी कि वायु दाब जहां कम होगा वहां पर जल स्तर बढ़ेगा। और मान लीजिए हम जल स्तर को भूल जाए एक सेकंड के लिए, तो वायु दाब जहां कम है वो ऐसे क्षेत्र होते हैं विषुवत रेखा वाले क्षेत्र। आपको सामान्यतः ज्यादातर विषुवत रेखा वाले ही मिलेंगे। कैसे? चलिए इनका हम साक्षात उदाहरण देख लेते हैं। जैसा आप देखिए ओके, जैसे ये देखिए क्यूरोशियो की जलधारा कहाँ से शुरू हो रही है? ये हो रही है लगभग लगभग विषुवत रेखा से। किधर जा रही है? ध्रुवों की तरफ। यानी कि विषुवत रेखा पर वायु दाब कम है और जबकि ध्रुवों की तरफ वायु दाब थोड़ा अधिक है। ये बात उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगला देखिए अगुलहास की जलधारा। वेट वेट वेट, ये अगुलहास पर भी आप अगर देखिए तो लगभग लगभग विषुवत रेखा के पास है और विषुवत रेखा से ये ध्रुवों की तरफ जा रही है। यानी कि विषुवत रेखा पर वायु दाब कम है। देखिए मैं चाहूं तो आपको ये बात बार बार ना बोलूं, लेकिन ये बहुत जरूरी है आपके लिए, तो याद रखिए विषुवत रेखा पर सामान्यता, ये वर्ड मत भूलिएगा। विषुवत रेखा पर सामान्यता वायु दाब कम है, इसलिए जो अगुलहास की जो जलधारा है वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रही है। इसी तरीके से आप ब्राजील की जलधारा को देख लीजिए। आप ब्राजील की जलधारा को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये भी विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जा रही है। यानी ब्राजील की जलधारा जहां पर से निकल रही है वो है, वहां पर है विषुवत रेखा और वहां पर वायुदाब कम है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं, नहीं रहने दीजिए उसको, आगे हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हम्म, चलिए अब आते हैं पांचवें कारक के ऊपर। अब देखिए आज की जो हमारी क्लास है ना, इन्हीं कारकों पर ही चर्चा करते हुए निकल जाएगी, जो कि बहुत जरूरी भी है। क्योंकि ये जो कारक है जब एग्जाम में आते हैं ना, तो ऐसे आता है कि आपको शॉक देते हैं। आपको लगता है यार हम तो महासागरीय जलधाराओं के बारे में पूर्ण अध्ययन करके आए थे, तो जब प्रश्न देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं वर्षा का क्या प्रभाव है। सपोज करिए अब मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा तेजी से कवर करूं। मान लीजिए ये है सागर या महासागर, यहाँ पर है बिंदु P और यहाँ पर है बिंदु Q। बिंदु P पर क्या हो रही है? वर्षा अधिक हो रही है। मान लीजिए बिंदु P पर वर्षा अधिक हो रही है। एक बात बताइए, वर्षा अधिक होगी यानी कि जो स्वच्छ जल है, स्वच्छ जल होता है वहां से वर्षा से जो भी आता है, यहाँ पर स्वच्छ जल का जो स्वच्छ जल है यहाँ पर आएगा, जिससे क्या होगा? जल स्तर बढ़ जाएगा। जल स्तर समुद्र है तो समुद्र का है ना, महासागर का बढ़ जाएगा। बिंदु Q पर जस्ट का अपोजिट होगा। मान लीजिए यहाँ पर वर्षा क्या हो रही है? कम हो रही है। वर्षा कम होगी तो जो स्वच्छ जल का स्तर है, जो स्वच्छ जल है वो कम गिरेगा। यहाँ पर स्वच्छ जल ज्यादा गिर रहा था, स्वच्छ जल कम गिरेगा तो जाहिर सी बात है जो जल स्तर है वो भी क्या होगा? वो भी जो जल स्तर है, जल स्तर भी क्या होगा? यहाँ पर कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी कम गिर रहा है। एकदम सिंपल है, आपके पास दो ग्लास है, एक ग्लास में आप पानी डालते रहिए बूंद बूंद करके, और एक ग्लास में डालिए लेकिन बहुत कम डालिए, 4-6 बूंद डालिए। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा किस किस बॉटल में या किस ग्लास में पानी ज्यादा भर गया। अब जाहिर सी बात है अगर जल स्तर फिर से क्या हुआ है, जल स्तर आप देखिए अगर बिंदु P पर क्या हुआ? बढ़ा है और बिंदु Q पर कम है। इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। यानी कि फिर से प्रभाव बिंदु P से Q की तरफ होगा। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इस बार जो प्रवाह है वो बिंदु P से Q की तरफ होगा।
बात समझ में आई? अगर आ गई तो लाइव चैट चल रहा है, बगल में आप रिप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं फिर से बता दूँ, मैं उस तरह का सर नहीं हूँ कि बार-बार मैं आपको डिस्टर्ब करूँगा या फिर बार-बार बीच-बीच में हँसी-मज़ाक करता रहूँगा। और क्योंकि मेरा मानना है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो बातचीत कम हो, कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो, क्योंकि आप एक सीरियस कैंडिडेट हो। आप आईएएस की तैयारी या आईपीएस किसी भी चीज़ की तैयारी करो जो सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन के अंडर में आता है। आप एसएससी वगैरह की तैयारी नहीं कर रहे हो। ये नहीं कह रहा हूँ कि एसएससी कम है। एसएससी का भी पेपर देखिए तो आपके हालत टाइट हो सकते हैं। लेकिन उनका जो पैटर्न है और जो यूपीएससी का पैटर्न है, ज़मीन आसमान का अंतर है। उसमें अगर आप हँसी मज़ाक करके भी पढ़ लेंगे तो वो चलेगा। लेकिन अगर आप यूपीएससी के कैंडिडेट हैं, यूपीएससी की तरह अपने आप को ऑफिसर फ़ील करते हैं, तो ऐसे में आपको सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीरियस नहीं हैं तो हो जाइए। हाँ, जैसे क्लास खत्म हो जाए आप अपना काम कर लें, दोस्तों को कॉल करिए, दोस्तों के साथ मज़ाक करिए, जितना हो सके उन लोग के साथ टाइम स्पेंड करिए, फैमिली में रहिए। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप मज़ाक करिए, यहाँ मस्ती करिए, लेकिन क्लास में कोशिश करिए कि ऐसी चीज़ें ना हो पाएँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ये समझिए, मोटिवेशन जो होता है ना, मैं आपको मोटिवेशन ऐसे भड़का-भड़का के नहीं दे सकता कि मतलब जैसे होता है ना आग लगा कर के तड़क-भड़क मसाला मिर्च, वो मैं नहीं डाल सकता। क्योंकि यहाँ पर मेरा काम ही है आपको सीधे-सीधे पढ़ाना, आपको टॉपिक से भटकाना नहीं और चीज़ें ज़्यादा इधर-उधर की समझाना नहीं। तो अगर आप बोर हो रहे हैं, तो आप 5 मिनट का रिलैक्स कर लीजिए, वीडियो को पॉज़ कर दीजिए, फिर से आइए 5 मिनट बाद, लेकिन आइए ज़रूर। क्यों? क्योंकि आपको अपने मन को हराना है। अगर आज आप अपने मन की बात मान लिए, तो समझिए कि वो आपको ज़िंदगी भर नचाता रहेगा। 5-5 मिनट करते-करते आप ज़िंदगी भर नहीं पढ़ पाओगे। हाँ, आप ऐसा कर लो कि 5 मिनट रिलैक्स ले लो, लेकिन 5 मिनट बाद डेफ़िनेटली आ जाओ। 5 मिनट जाओ दोस्तों से बात कर लो। जितनी बात करनी है बात कर लो, मज़े मार लो, जिसको सामान्य शब्दों में कहते हैं। लेकिन फिर आओ और पढ़ो। फिलहाल के लिए अब आ जाते हैं फिर से टॉपिक पर, वरना मैं भी भटक जाऊँगा ना, तो मुझे भटकाना नहीं है ना भटकना है। तो बिंदु पी से क्यू की ओर होगा। यानी आपने एक चीज़ देखा, वर्षा जहाँ अधिक होगी, जलस्तर वहाँ अधिक होगा। अब देखिए, इसके लिए ब्राज़ील की और गल्फ़ की आपको एग्ज़ाम्पल दिखाया गया है। गल्फ़ स्ट्रीम को देखिए कहाँ गया, ओके। देखिए, अगर गल्फ़ स्ट्रीम से जलधाराएँ बढ़ रही हैं, मतलब वहाँ से जल स्तर बढ़ा हुआ है, यानी कि वर्षा अधिक कहाँ होती है? सामान्यतः शब्द में जो बोल रहा हूँ प्लीज़ इसे भूलिएगा मत। सामान्यतः जो वर्षा अधिक कहाँ हो रही है? विषुवत रेखा पर। कहाँ हो रही है? विषुवत रेखा पर। इसीलिए वहाँ का जल स्तर क्या है? बढ़ा हुआ है। जल स्तर बढ़ा हुआ है। इसीलिए जो गल्फ स्ट्रीम है, वो क्या कर रही है? यहाँ से निकल रही है विषुवत रेखा के आसपास से और जा रही है ध्रुवों की तरफ। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ब्राज़ील की जलधारा। ब्राज़ील की भी जो जलधारा है, देखिए इतनी बार नाम आएगा कि आप तट तक पहचान जाएँगे। जैसे ब्राज़ील आप पहचान लीजिए, साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। गल्फ स्ट्रीम कहाँ से जुड़ा हुआ है? किस कॉन्टिनेंट से? नॉर्थ अमेरिका से। ये सारी चीज़ें आपको अपने आप याद हो जानी चाहिए। नहीं याद है, कोई बात नहीं, अभी कल की क्लास में भी इसकी पूर्ण चर्चा है। याद कर लीजिए, नहीं याद होता है, फिर भी मैं आपको क्लास के टाइम याद करवा दूँगा ऐसे, बार-बार नाम समझा के। तो ब्राज़ील की जो जलधारा है, कहाँ गया पे ओके। ब्राज़ील की जो जलधारा है, यहाँ पर ये विषुवत रेखा पर है, यानी यहाँ पर वर्षा अधिक हुई है, जल स्तर बढ़ा है, इसलिए ये कम जल स्तर की ओर जा रही है। चलिए, तो ये हो गया आपका 5वां कारक। अब आते हैं 6वें कारक पर, ग्लेशियर का पिघलना। देखिए, ग्लेशियर का पिघलना और कुछ हद तक वेट ग्लेशियर का पिघलना और कुछ हद तक जो जल का जो वर्षा होना वो लगभग सेम है। क्यों? क्योंकि सपोज कीजिए, सबसे पहले बताइए ग्लेशियर होगा कहाँ? विषुवत रेखा पर। तो इसका उत्तर है जी नहीं। ग्लेशियर कहाँ होता है? सामान्यतः मैं बोल रहा हूँ, सामान्यतः जो ग्लेशियर होता है वो आपको मिलेगा ठंडे प्रदेश में, ठंडे प्रदेशों में। और ठंडे प्रदेश कहाँ होते हैं? वो होते हैं आपके ध्रुवों के आस, ध्रुवों के आस-पास। अब यहाँ से जो जल स्तर जाता है, जो पानी जाता भी है, वो अच्छा रहने दीजिए। अच्छा, हिंट में समझ लीजिए 30 से 35 डिग्री के पास जाता है। क्या है इसका विस्तार से हम चर्चा करेंगे जब हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएँ और देशांतर रेखाएँ। तब पढ़ेंगे, आपके सामने टाइम टेबल होगा। नहीं मिला है तो आप लाइव चैट में बोल दीजिए, तो आपको बता देंगे कि टेलीग्राम कैसे जॉइन करना है या इंस्टाग्राम जॉइन कैसे करना है। वैसे मैं बता देता हूँ,
नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दी होती है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा, आई थिंक लिखा होगा क्लिक हियर टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। तो वहाँ पर आप एक लिंक होकर उस पर क्लिक करेंगे, आप टेलीग्राम पर पहुँच जाएंगे, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए आते हैं छठे कारक पर, ग्लेशियर पिघलते कैसे हैं। नहीं, पिघलते कैसे वो नहीं देखना है, ग्लेशियर के पिघलने पे क्या होगा। मान लीजिए बिंदु P है और ये है बिंदु Q। अगर बिंदु P पर ग्लेशियर पिघल रहा है, यानी कि यहाँ पर जो पिघल रहा है, मैं पिघलना लिख देता हूँ, अगर पिघल रहा है ज़्यादा, ऐसे में क्या होगा, जो स्वच्छ जल होगा या जो जल जल होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा उसका स्तर। यानी कि जो समुद्र का जल स्तर है या महासागर का जल स्तर, वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका अपोजिट जस्ट यहाँ पर होगा, अगर यहाँ कम पिघल रहा है तो जो स्वच्छ जल है वो क्या होगा, वो भी कम आएगा। कम आएगा तो जाहिर सी बात है कि जो समुद्र का जल स्तर है वो भी कम ही होगा। यानी कि अगर हम सामान्य शब्दों में बात करें, आप देखिए यहाँ पर बिंदु P पर समुद्र का जो जल स्तर है वो अधिक है और बिंदु Q पर जल स्तर कम है। कारण आपके सामने लिखा हुआ है, यानी कि बिंदु P से बिंदु Q की तरफ आपका जो समुद्र का जो प्रवाह है, जो जो जलधारा है वो P से Q की तरफ होगी। तो हम यहाँ उत्तर लिख देते हैं, P से Q की तरफ होगी। अच्छा, मैंने आपको एक चीज नहीं बताया पिछली वाली स्लाइड्स में, वो ये है कि जो गल्फ की जो जलधारा है वो ठंडी होगी कि गर्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अब इस बिंदु पर पहुंच गए कि आप पहचान लेंगे कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी। नहीं अगर पहचान पा रहे हैं आप अभी भी, तो याद रख लीजिए कि आप जब विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाइए, चाहे उत्तर में चाहे दक्षिण में, तो वहां पर आपको गर्म जलधारा मिलेंगी। अगर आप इसका वाइस वर्सा यानी ध्रुव से विषुवत की तरफ आइए, चाहे उत्तर से चाहे दक्षिण से, तो आपको ठंडी जलधारा मिलेंगी। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो डिटेल में जानना है तो इसका आप पार्ट 1 देख लीजिए। पार्ट 1 आपको यहाँ आई पर मिल जाएगा या फिर इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी है, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 सब बनी हुई है। चले अब इसके एग्जाम्पल में आप देख लीजिए। जैसे देखिए मैंने आपको बताया था कि जहां पर हिम हो गया या फिर आप ग्लेशियर कह लीजिए, जो भी कहना है कह लीजिए, वो क्या होगा, ज्यादा पिघलेगा। क्या करेगा, ज्यादा पिघलेगा। और मैंने आपको बताया था कि ऐसे कौन से प्रदेश होते हैं, ऐसे प्रदेश होते हैं जो शीत वाले हो, यानी ध्रुवों की तरफ। यानी इस बार जो हमारी जलधारा शुरू होगी वो ध्रुवों से शुरू होगी। बहुत देर से हम विषुवत रेखा से देख रहे थे, अब ध्रुवों से देख लेते हैं। जैसा आप देखिए लैब्राडोर यहाँ से शुरू हो रही है, तो लैब्राडोर की जो जलधारा है वो हो गई आपकी जो डिपेंड कर रही है हिम की वजह से, हिम के पिघलने की वजह से। सेम एज यहाँ पे आप देखिए ईस्टर्न ग्रीनलैंड यानी पूर्वी ग्रीनलैंड, यहाँ से भी जो जलधाराएं हैं वो इस तरफ प्रवाहित हो रही हैं। ध्रुव के वो सॉरी विषुवत रेखा की तरफ तो नहीं, लेकिन 30 से 35 डिग्री के आसपास ही प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाएंगी। इस तरीके से आपको फॉकलैंड की भी धारा मिलेगी, वो गल्फ स्ट्रीम के आसपास में यहाँ से मिलती है। लेकिन आप अगर इसके बारे में नहीं जानते तो कोई बात नहीं, कल क्लास के इसके बारे में हम खूब चर्चा करेंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब आते हैं सातवां कारक जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो जानते होंगे कि पृथ्वी सभी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। जैसे ये पेन है आपको दिख रहा है, ये नीचे गिर गई, क्यों, क्योंकि पृथ्वी अपनी तरफ चीजों को खींचती है, जिसको हम सामान्य शब्दों में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, कैसे है, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। हमें एक चीज अपने ध्यान में अपने दिमाग में बैठा लेना ध्यान से, वो ये है कि पृथ्वी पर जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो सभी जगह असमान होता है। वो क्या होता है, सभी जगह असमान होता है। बहुत ही ज्यादा बैकग्राउंड आ रही है नॉइस, 1 मिनट रुकिएगा, चार्जिंग लगा दे। और डेली मेरे ख्याल से मैं यही काम करता हूँ, क्लास के बीच में चार्जिंग लगाता रहता हूँ। क्या करूँ, सबको आती नहीं, मेरे जाती नहीं। कोई कमेंट में मत बोलना छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता। चलिए अच्छा, ओके ओके, वेट वेट वेट, हाँ तो क्या था, मैं बता रहा था सभी जगह असमान है। अब सभी जगह असमान है, ऐसे में क्या होता है, मान लीजिए ये है आपकी पृथ्वी,
तो जो आपके ध्रुव वाले एरिया होते हैं और जो आपके विषुवत वाले रेखा होते हैं, एक मिनट एग्जांपल देखने दीजिए। हम्म, जो ध्रुव वाले होते हैं, ध्रुव पर आपको जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अधिक होगा, ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा, और विषुवत रेखा पर कम होगा। अब एकदम सिंपल सी बात है, मैं ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, ये वाला आपको करना है। यहाँ देखिए मैंने लिखा भी हुआ वेट, ये आपको सेल्फ चेक करना है, दोनों चीजें मैं नहीं बताऊंगा, एकदम सिंपल है, हिंट पूरा दे दूंगा आपको, एकदम आप समझ जाओगे। पहला हिंट तो मैंने यही दे देता हूँ, ठंडी। पहला हिंट है ठंडी, पहचानने के लिए। और दूसरा समझिए, वेट। देखिए, जब आप बात कर रहे हैं ध्रुवों की तरफ अधिक गुरुत्वाकर्षण है, विषुवत रेखा की तरफ कम है। अब जाहिर सी बात है कि मान लीजिए आप बनाइएगा यहाँ पर बिंदु P और यहाँ पर आप बनाइएगा बिंदु Q। मान लीजिएगा कि बिंदु P है आपका ध्रुव और यहाँ पर G क्या है आपका, अधिक है। अगर यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है तो समझिएगा कि पानी का जो जल स्तर है वो बैठेगा कि अधिक होगा। और सेम है यहाँ पर आप करिएगा, जो जी का जल स्तर है वो घटेगा, सॉरी, अगर गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर कम है तो यहाँ पर जो जल स्तर है वो बढ़ेगा कि घटेगा, पी के कंपैरिजन में, यानी पी के मुकाबले में। ये चीजें आपको खुद से करनी है, एक आपका होमवर्क है। अगर आप समझ गए हो तो अभी लाइव चैट में बताओ, मेरे टीम मेंबर पक्का बैठे होंगे आपके साथ, वो अभी आपके पैरेलल में देख रहे होंगे। आप तुरंत लाइव चैट में बताओ, वो तुरंत आपके जो सॉल्यूशन, जो भी आपका डाउट है वो निवारण कर देंगे। अगर आपके मन में आंसर है तो जल्दी से बताओ, पी से क्यू की तरफ प्रवाह होगा कि क्यू से पी की तरफ? बहुत सिंपल सा उत्तर है, आपको मैं समय देता हूँ 4 सेकंड का। 4, 3, 2, समय समाप्त। उम्मीद है आपने उत्तर दे लिया होगा। अगर उत्तर दे लिया है तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा, और यहाँ पर आइएगा ना तो सेल्फ चेक करिएगा, कम से कम आपको 4 ऐसी महासागरीय जलधाराएं बतानी है, महासागरीय जलधाराएं बतानी है। माफ कीजिएगा, वहां पर हो सकता है राइटिंग गलत हो, क्योंकि मेरा यहाँ पर वेबकैम लगा हुआ है तो मुझे दिखता नहीं है ठीक से ऊपर की तरफ। ठीक है, वो लैपटॉप का जो कैमरा है वो थोड़ा डिफॉल्ट है इसलिए। चलिए आते हैं। अब है 8वां कारक, वो है प्रचलित पौने, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रचलित पौने सामान्यतः 2 से 3 तरह की होती हैं, जिनमें मैं आपको एक पवन का नाम बता देता हूँ और वो है पछुआ पौने। आपका प्रश्न होगा कि सर आप एक का नाम बता रहे हो और दो का नाम क्यों नहीं बता रहे हो? उसके पीछे कारण है कि हम अभी पौनों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, पौने कहाँ से जन्म लेती हैं, किस तरफ बहती हैं, उनके पीछे का क्या कारक होते हैं, सब का कुछ पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट है समुद्र विज्ञान से, समुद्र विज्ञान के संदर्भ में सिर्फ आप पछुआ पौने जान लीजिए। अब पौनों के साथ होता क्या है कि मान लीजिए कि ये समुद्र का क्या है, स्तर है, जल स्तर है, ठीक है, और ये है इसकी ऊपरी वाली सतह, ये है इसकी ऊपरी वाली सतह। आपको याद होगा कि जो क्यूरोशियो की जलधारा है, बहुत सारी ऐसी जलधाराएं हैं जो ऐसे मुड़ते हुए जाती हैं। ये मुड़ती क्यों है, ये प्रश्न हमने क्लास 1 में किया था। क्लास 1 का मतलब है कि इसके क्लास 1, महासागरीय जलधाराओं के क्लास 1 में हमने ये किया था। आज हम समझेंगे कि ये जो कारक है, ये 8वां कारक प्रचलित पौने, कैसे ये प्रभावित करती हैं। मान लीजिए यहाँ से क्या है, पौने चल रही हैं, ये पवन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है, पौने। वैसे मुझे भूख लग रही है बहुत तेज, लेकिन पढ़ा करें, कुछ खाएंगे ना, अब क्या करें, बीच में छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप कहेंगे सर कितने खब्बू हैं, खाने चले जाते हैं दिन भर। चलिए ठीक है। तो मैं बात कर रहा था पौनों की, और आपकी पौने इस तरह प्रवाहित हो रही हैं। पेन बदल लेते हैं, वेट। अगर टाइमिंग ज़्यादा हो रहा है घबराना नहीं है, आप तो खाने के लिए स्वतंत्र हो, देखते देखते खा लो, मैं थोड़ा रोक पाऊंगा ना। तो ठीक है, मैं बता रहा था कि ये है आपकी समुद्र की जल स्तर जो इस तरफ प्रवाहित हो रही है। अगर पवन भी इस तरफ प्रवाहित हो रही है और जो समुद्र का जो प्रवाह है ये भी इस तरफ हो रहा है, मान लीजिए ऐसा, या मान लीजिए कुछ केस में अपोजिट हो रहा है,
ऐसे में क्या होता है, इसकी जो दिशा है, इसकी दिशा है वो थोड़ी सी परिवर्तित हो जाती है, थोड़ी सी परिवर्तित हो जाती है। अब ये कितनी परिवर्तित होगी, किस मात्रा में होगी, ये पूर्णतः निर्भर करता है कि समुद्र की जो प्रवाह है वो किस तरफ है, पवन का प्रवाह किस तरफ है, किस वेग से है, वो सारी चीजें हमें देखना पड़ता है। तो हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे कि प्रवाह किस तरफ कितने डिग्री पर होगा। हाँ, मैं आपको अभी 9वां 10वें कारक में एक चीज बताऊंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि थोड़ी सी क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरीके से जो आपका प्रचलित पवने हैं, ये क्या करती हैं, इनका महत्वपूर्ण रोल है दिशा में परिवर्तन लाना, दिशा में परिवर्तन लाना। अच्छा, इसके बारे में अभी आपने डिटेल में अध्ययन नहीं किया, पर्टिकुलर इस वाले में, क्योंकि जब आप पछुआ पवनों के बारे में समझेंगे ना, तब आप जानेंगे कि पछुआ पवने कहाँ से कहाँ चलती हैं, व्यापारिक पवने कहाँ से कहाँ चलती हैं। इस तरीके से स्थानीय पौने और भी कई तरह के पौने इस पर अलग अलग तरीके से चीजें दिशा परिवर्तन में सहायक हैं। चले आते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए, जैसे आप क्यूरोशियो की जलधारा को देखिए, एक बार ध्यान से देखिएगा। क्यूरोशियो की जलधारा ऐसे सीधे चलनी थी, लेकिन देखिए मुड़ गई। याद है मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अलास्का की जलधारा में भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा क्यों होता है, मुड़ जाती है। तो कारण यही है, जो जो आपकी पौने हैं, प्रचलित पौने, यही प्रचलित पौने ही क्या करती हैं कि जलधाराओं की दिशा को मोड़ देती हैं। आप ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को देखिए, वेट, आप ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को देखिए, अरे यार, ओके हाँ, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को देखिए, ये भी जलधारा, इसकी भी दिशा क्या हुई है, मुड़ी है। किस लिए मुड़ी है, याद रहे, प्रचलित पवनों के कारण, प्रचलित पवनों के कारण। अगेन, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं प्रचलित पवनों के कारण नहीं बताने वाला हूं, तो ऐसा मत सोचिए। बताऊंगा कि प्रचलित पवने क्या है, लेकिन डिटेल में, है ना, क्योंकि मेरा मानना है एक बार पढ़िए, 10 बार नहीं, और चीजों को बार बार रिवाइज ना करिए। मतलब आप अपने तरफ से रिवाइज करिए, लेकिन अगर मैं चीजों को बार बार रिवाइज करूंगा तो चीजें बहुत लेंदी हो जाएंगी, बहुत बहुत ज्यादा। और मैं चाहता हूँ सिलेक्शन, इसीलिए एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। चलिए, इसी के संदर्भ में, क्योंकि बात आई थी जलधारा उस पे, पौने और जलधाराओं के बीच में। अच्छा, एक हिंद महासागर पे भी है, यस। एक आपने यहाँ तो उदाहरण देखा, ये क्यूरोशिया और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर, और आपने अलास्का पर भी देखा, लेकिन देखिए हिंद महासागर पर, इतने एरिया पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि फिगर तो अभी मुझसे बनेगा नहीं, लेकिन मान लेते हैं ये है भारत। पेन पैड पर अभी उतनी प्रैक्टिस नहीं है। और ये हो गया अफ्रीका का, यहाँ मान लीजिए है सोमालिया का तट, ठीक है। और यहाँ से गर्मी के समय क्या होता है, जो अभी चल रहा है, गर्मी के समय जब मैं आपको भारत का मानसून पढ़ाऊंगा ना, तो वहां इस पे डिटेल पे चर्चा करूंगा। और एक मिनट, और एक हम बनाएंगे ठंडी का समय, यानी इसको आप बोल सकते हैं शीतकालीन, ठंडी का समय। फिर से इसी मैप को बना लेते हैं। देखिए, मैप में जो गलत होगा उसको अभी मत देखिएगा, ये अभी फिगर पे, मैं पेन पैड पे पर्याप्त नहीं है मेरा हाथ, ठीक। मान लीजिए ये है सोमालिया का। अब देखिए, ये सोमालिया वाला जो फैक्टर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये यहाँ से जो पवनें चलती हैं, इनको हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। ये क्या होता है, भारत के तटों पर टकराती है, और जब ठंडी का समय आता है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। अब यहाँ पर बहुत शॉर्ट वे में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका कारण ये है कि हिंद महासागर पूरा पूरा, इसके लिए भारतीय मानसून का एक अलग चैप्टर रखा हुआ है, पूरा एक यूनिट है, वहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि आपको ओशिनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान पढ़ के एग्जाम नहीं देना है, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट होना चाहिए दिमाग में क्या है। तो सोमालिया का जो तट है, यहाँ पर जो जलधाराएं बहती है ना,
ये अपनी दिशा भी परिवर्तित करती हैं, ये अपनी दिशा भी परिवर्तित करती हैं और साथ में अपनी प्रकृति भी। ये कभी गर्म भी होती हैं और कभी ठंडी भी होती हैं। तो ये आपको एक ऐसे जलधारा मिलेगी जो मानसून के हिसाब से, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून के हिसाब से अपनी प्रकृति और अपनी दिशा दोनों को परिवर्तित करती है। अभी के लिए आपको अपने माइंड में बस इतना सेट कर लेना है। जब हम बता रहे हैं आपको भारतीय मानसून पढ़ेंगे, वहां पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, अब आता है नौवां कारक, तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र भी बड़ा सिंपल है। मुझे लग रहा है क्लास 1 घंटे ज्यादा हो गई होगी। अगर हो गई है तो कोई बात नहीं, एक स्माइल करिए। हाँ, एक और थोड़ा सा फैलाइए भाई, क्या सीखे, मतलब मिकी माउस देख के आइए, ऐसे करिए ना कटाक से। हाँ, अब आप सभी लोग अच्छे ऑफिसर लग रहे हो। एक स्माइल करिए, पानी पी लीजिए। 5 सेकंड का समय देता हूँ। सिर्फ 5 सेकंड में कौन पानी पीता है? आराम से पी लीजिए, मैं आपको पैरेलल में पढ़ाते रहूंगा। पानी पी लीजिए 1 गिलास, और उसके बाद जो है तुरंत कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है कि आपने अभी पानी नहीं पिया होगा, इतनी जल्दी भी नहीं पी लेंगे आप। ठीक है, आप पीते रहिए, मैं बताता रहता हूँ, वीडियो को बस देखते रहिएगा। अगर किसी वजह से थोड़ा छूट जाए तो बैक करके फिर से देख लीजिएगा। अगर आप लाइव में हैं तो चैट में बताते रहा करिए, यस नो प्रेजेंट, कुछ बताता नहीं है कोई, कोई मतलब नहीं है। बट कोई बात नहीं, हम तब भी पढ़ा रहे थे और अभी भी पढ़ाएंगे। देखिए, मान लीजिए कि ये है आपका तट, ये है आपका तट, और यहाँ आ रही हैं महासागरीय जलधाराएं। उम्मीद है आ रही हैं। एक बात बताइए, क्या इन महासागरीय जलधाराओं में इतनी भी ताकत है कि तटों को तोड़ के आगे बढ़ेंगे? तो उसका उत्तर है जी नहीं। तट को तो ये तोड़ नहीं पाएंगी, तट को तोड़ नहीं पाएंगी। हाँ, तटों के जो किनारे हैं, उन तटों के किनारों पर ये कुछ निशान जरूर बना सकती हैं, क्योंकि इनकी प्रवाह काफी तेज होती है। तो हाँ, वहां पर कुछ ना कुछ खुरदुरापन आ सकता है, या फिर जो है वहां पर वो औसाद लाकर जमा कर सकती हैं थोड़ा बहुत, और हालांकि ले भी जाती हैं ज्वार भाटा के समय, याद होगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में होता क्या है कि ये जो जलधाराएं हैं, ये दोनों विपरीत दिशा में बढ़ जाती है। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? सिंपल है, क्योंकि बीच में क्या आ गया? अवरोधक आ गया। तट किसका काम कर रहा है? अवरोधक का। ऐसे में जो आपकी जलधाराएं हैं वो दो दिशाओं में सामान्यता परिवर्तित हो जाती हैं। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इसका वास्तव में कोई एग्जाम्पल है? तो देखिए, जो एक मिनट, आप देखिए, यहाँ पे जो कहा गया इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल करंट है, वो यहाँ पे आ रही थी, इस तटों पे टकराई, तो इस तट पे टकराने के बाद ये कहाँ पे चली गई? ब्राजील की जलधारा में परिवर्तित हो गई। ऐसे ही बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। एक हिंट देता हूँ, पेरू। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो जरूर है ढूंढिएगा, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, तो इसके बारे में हम चर्चा अगले क्लास में करेंगे। अब आते एक मान प्रवाह। इसको एक्चुअली मुझे पहले रखना था, गलती से मैंने इसको लास्ट में रख दिया। एक मान प्रवाह कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं, बहुत कुछ है। इन्होंने अपनी एक बुक में 10 पेज के हिसाब से, मुझे याद आ रहा है, समझाया था कि जो एक मान प्रवाह है किस तरीके से डिपेंड करता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जो एक मान है, एक मैन एक्चुअली इनका नाम था, एक मान ऐसा कुछ नाम था। इन्होंने ये एक वैज्ञानिक है। उम्मीद है कि ये एक भूवैज्ञानिक ही होंगे या फिर फिजिक्स से होंगे, भौतिकी से। इन्होंने समझाया था सबसे पहले कि मान लीजिए ये समुद्र का जल स्तर, और यहाँ हो रहा है इनका प्रवाह। ये है समुद्र का, समुद्री जलधारा। जब मैं जलधारा लिख दूंगा तो प्रवाह अपने आप आ जाएगा। कैसे? उम्मीद है आपको याद होगा। इसके बाद क्या होगा, जब जलधाराएं प्रवाहित होंगी तो यहाँ पर जो पवने होंगे, पवने भी मान लीजिए प्रवाहित हो रही हैं। ऐसे में पौने और इनके चक्कर में क्या होता है, जो दिशा होती है वो लगभग 45 डिग्री घूम जाती है। 45 डिग्री घूम जाती है, यानी कि जो पवन, जो समुद्री जलधारा यहाँ बह रही थी, वो पवनों के प्रभाव के आने के कारण वो लगभग कुछ यहाँ से बहेगी 45 डिग्री मूव करके। अब ये बहुत सारी चीजें पे डिपेंड कर सकता है। हो सकता है पौने ऐसे हो, पौने ऐसे हो, तो इसके एंगल चेंज होते रहेंगे। लेकिन एकमान ने जो बताया था वो 45 डिग्री पर प्रमुखता बताया था।
अच्छा, क्या एक मान ने बस इतना ही बताया था? तो जी उस इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको एक मान प्रवाह के बारे में पूर्ण डिस्कस किया जाएगा। लेकिन हम अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप अलग से पढ़ सकते हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पर बस इतना जानो कि उन्होंने समुद्री जलधाराओं को पवनों से जोड़ करके 45 डिग्री का अंतर बताया था कि 45 डिग्री पर प्रवाहित होंगी। इसका यहाँ पर कुछ एक दिखाया गया है कि कैसे कैसे जो समुद्र का जो जल स्तर है, ये देखिए, डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। इस तरीके से गहराई बढ़ने के साथ साथ इसकी जो दिशा है वो भी चेंज होते जा रही है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अगर आप बोलेंगे तो कमेंट सेक्शन में, नहीं बोलेंगे तो डाउट क्लास में नहीं होगी कोई चर्चा। एक चीज और, संडे की डाउट क्लास नहीं हुई थी क्योंकि कोई डाउट आया ही नहीं था, और सैटरडे वाली वीकली करंट अफेयर्स इसलिए नहीं हो पाई थी। दो कारण है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई जिसकी वजह से नेटवर्क कनेक्शन ही पूरा डाउन रहा। बट डोंट वरी, आई विल ट्राई समथिंग न्यू। मैं कुछ नया देखता हूँ जिससे आपको कभी इस तरह की समस्या देखने को ना मिले। दूसरा जो फैक्ट है वो ये है कि वो जो काफ़ी सेंसिटिव मैटर था, मैं हिंट देता हूँ, एमटीपी एक्ट 2021, सॉरी 2021 अपडेट। तो अगर आपने अभी तक सुप्रीम कोर्ट का एक विचार देखा होगा एक महिला को लेकर के, एक अविवाहित महिला को लेकर के, तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या टॉपिक होने वाला था। काफ़ी सेंसिटिव मैटर था तो मैंने स्किप कर दिया। ओके, लेकिन इस बार का वीकली करंट अफेयर्स आपका रहेगा तो घबराना नहीं है, आना जरूर है। अब आते हैं आज के होमवर्क में। आज का जो होमवर्क होगा आपने लास्ट में मेंस के लिए किया था, अब प्रीलिम्स के लिए करेंगे। आपको मानचित्र में दर्शाना है, मानचित्र पर दर्शाना है। क्या दर्शाना है जरा वो भी समझ लेते हैं। आपको मानचित्र पर दर्शाना है ब्राजील की जलधारा, ब्राजील की जलधारा। इसके बाद आपको दर्शाना है कनारी की जलधारा। मैं नाम लिखते जा रहा हूँ, अब जलधारा अपने मन से लगा लेना। अगुलहास की जलधारा। फॉकलैंड तो मैंने अभी बताया नहीं है, कल आपको चर्चा कर देता हूँ तो आप फॉकलैंड भी बता देना, लेकिन जो पढ़ा है पहले उसे। ब्राजील हो गया, कनारी हो गया, अगुलहास हो गया। इसके साथ आप करना पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। इसी के साथ आप करना पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। आप पेरू की भी करना, कल पेरू से संबंधित मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, वो है कैसे रेगिस्तान बनता है। ठीक है, कल की क्लास में आप ले लोगे तो आपको पता चल जाएगा रेगिस्तान बनते कैसे हैं और क्या क्या इससे संबंधित कारक होते हैं। तो ये है आज का आपका होमवर्क। कल हम करेंगे महासागरीय जलधाराओं का पार्ट 3। याद रखिए, उम्मीद रखिए, अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, इसको पहले सेव कर लिया जाए, वो ये है कि एक मिनट, कि मैंने आप लोगों से कहा था कि वीकली जो आपका करंट अफेयर्स है वो अपडेट होता रहेगा। तो वीकली करंट अफेयर्स में, सॉरी वीकली करंट अफेयर्स नहीं, आपका वीकली क्विज अपडेट होता रहेगा। इस बार आपका वीकली जो क्विज अपडेट हुआ है उसमें क्या हुआ है देख लेते हैं। आपको याद होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, याद क्या होगा आपको पता ही होना चाहिए। एक मिनट, सॉरी, IAS आपको लिखना है सिंपली IAS.withoutcompromising.com। ये हमारी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाया करती हैं, सारी क्लासेस, सारी आपको क्विजेस वगैरह मिल जाती हैं। प्रश्न है सर यहाँ पर आप कुछ क्यों देते हो, आप यूट्यूब पर क्यों नहीं देते? क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पर ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, मैं चाहूँ तो मैं आकर के आपको डेली क्विज कराऊँ तो वो कोई मतलब नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पर आना है होम पे और आपको कोर्स पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप हमें मेल कर सकते हो। हमारा मेल है akash@gmail.com। नहीं पता है, अगर याद नहीं कर पाए फिर से सुनो, आकाश AKASHAIJM121@gmail.com। आप वहाँ पर बस मुझे अपना नाम लिख करके मैसेज कर देना, मैं आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीटली फ्री, एक भी चार्ज उसमें नहीं है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो आपको ये डैशबोर्ड मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, यूपीएससी आई ज्योग्राफी पे क्लिक करना है क्योंकि अभी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं।
आपको कंटिन्यू लर्निंग नहीं मिलेगा, पहले आपको इनरोल मिलेगा। इनरोल आप कर नहीं पाओगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो मुझसे होगा। तो मैं आप मुझे दे दीजिएगा नाम, मैं आपको कर दूंगा। मैं फिलहाल इनरोल्ड हूँ इसमें 14 जुलाई से, क्योंकि मैंने 14 जुलाई को ये वेबसाइट बना ली थी। तब तक मैं इसको देख रहा था कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम और ऐड कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू लर्निंग पे। जैसे आप कंटिन्यू लर्निंग पे करेंगे, तुरंत आपको आ जाना है ओशिनोग्राफी पे। देखिए यहाँ पर आपको हर एक चीज़ डिटेल में मिल जाएगी। अगर आपको कभी कोई डाउट आए कि मैं क्या पढ़ाऊंगा क्या नहीं, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि इंडियन मानसून है, तो देखिए इंडियन मानसून का पूरा 3 घंटे का लेक्चर आपके लिए रखा गया है। वहाँ पर हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी है आपके लिए, इंडियन ज्योग्राफी है, सारी चीज़ें दी हैं। एग्रीकल्चरल है, सप्लीमेंट्री ज्योग्राफी जैसे बायो ज्योग्राफी हो गया, और सॉइल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी का पूरा कॉन्सेप्ट है, क्लाइमेट ऑफ जोन्स है, हर एक चीज़ है। तो आपको परेशान होना ही नहीं है, पूरा सब कुछ रखा हुआ है। फिलहाल मैं आपको बता रहा था कि टाइड एंड ऐप, तो आप टाइड एंड ऐप पे क्लिक करोगे, क्योंकि हमने टाइड ऐप का ये रहा कुछ टाइड एंड इप क्वेश्चन। तो देखिए आपको क्या करना है कि सिंपली अब मैंने यहाँ पर हफ्ते हफ्ते आपका ये जो क्विज है अपडेट होता रहेगा। ये कोई प्रमोशन नहीं है, फिर से बता दूं, क्योंकि प्रमोशन में पैसे मिलते हैं। ये मेरा खुद का वेबसाइट है, यहाँ पर मुझे चलाने के लिए कुछ अमाउंट भी देना होता है पर्टिकुलर। जो लोग जानते हैं उनको पता होगा कि इसमें अच्छा खासा पैसा जाता है सब कुछ मेंटेन करने के लिए। फिलहाल के लिए वो सब बात बात की है, उसे छोड़िए। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये टाइड एंड ऐप क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाएगा आपको। यहाँ पे दिया है कितने क्वेश्चन है, कोई 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कुछ टाइम 5 मिनट है। टोटल मार्क्स 3 का हो रहा है, और आपका यहाँ लिख के चलाएगा कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं। पासिंग मार्क्स 2.40 है, सब कुछ लिखा होगा। आपको क्या करना है, सिंपली स्टार्ट क्विज करना है। जैसे आप कुछ को स्टार्ट करोगे, तुरंत आपके सामने एक प्रश्न आ जाएगा। ऐसे टोटल 3 प्रश्न आएंगे, और आप 10 बार अटेम्प्ट कर सकते हो इनको। आप चाहोगे तो हम बढ़ा देंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 10 बहुत होता है। जैसे यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन है, इन पर विचार करें। पहला प्रश्न है, चंद्रग्रहण में अल्प यानी कि लघु ज्वार होता है। पहला कथन ये है। दूसरा, सूर्यग्रहण में एक बसंत यानी लंबी ज्वार होती है। अब आपको बताना है कि पहला करेक्ट है कि दूसरा करेक्ट है, कि दोनों करेक्ट है, कि ना ही एक करेक्ट है ना ही दो। अब मैं इसको पूरा डिस्क्लोज नहीं करूंगा, तो आप जाइएगा यहाँ पर करिएगा। धीरे धीरे आपको कोरल और कोरल लीफ की भी मिल जाएगी। अगले हफ्ते तक आपको सब कुछ अपडेट होता मिलता जाएगा, और अक्टूबर तक आपको इसी तरीके से पूरा, ताकि आपको लगे कि आप एकदम पेड पढ़ रहे हो। मैं आपको पूरी पेड वाली फीलिंग देना चाहता हूँ, एकदम फ्री में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस। और नहीं गाइस नहीं, थैंक यू डियर ऑफिसर्स। और हाँ, आप आए हो तो मेरे, ओके, हाँ, वेट वेट वेट, चला गया फिर से। बाय बाय डियर ऑफिसर्स, धन्यवाद।